नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विषय आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो विषय ये है कि देश का मान बढ़ाने वाले पहलवान का अपमान उनको जंतर मंतर से उठाकर या नई पार्लियामेंट के सामने घुसने न देना या वहाँ से उठा लेना और जंतर मंतर पर जो उन्होंने अपने कैनवास लगा रखे थे, घर बना रखे थे और वहाँ पर उनको बढ़िया खाना पीना मिल रहा था, सही से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस विषय पर भारत सरकार ने या दिल्ली की पुलिस ने उनको हटा दिया और जहाँ पर पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा था, पूजन पाठ चल रहा था, भजन पूजन चल रहा था, वहाँ पर उनको जाने से रोक दिया। वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की वहाँ कोशिश कर रहे थे, व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस उनको उठाकर ले गई। अब ये विषय एक गंभीर विषय है, कुछ लोग इस विषय को सुनते ही लिखना शुरू कर देंगे कि आप ऐसी मीडिया हैं, वैसी मीडिया हैं या मीडिया हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई मीडिया नहीं हूँ और मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, केवल देश को कुछ जानकारियाँ हों जो मुझे लगता है मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि पूरे देश को बताऊँ और प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेवारी बनती है कि उसके लीगल एस्पेक्ट्स को, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल एस्पेक्ट, मैं तीन ही विषय कवर करता हूँ। पॉलिटिकल सिनेरियो है, पार्लियामेंट्री इश्यूज़ हैं या फिर लीगल इश्यूज़ हैं या फिर वो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। कुल मिलाकर वो सारे इशू जनता से सीधे कनेक्टेड होते हैं। उनको मैं केवल कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कभी फेसबुक पर, तो कभी यूट्यूब पर, तो कभी ट्विटर पर या जो प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर डाल देता हूँ वीमियो सहित। इन विषयों पर ये जो महिला उत्पीड़न का विषय रहता है, जैसे आशाराम बापू जी का विषय है या महिला उत्पीड़न का विषय है, रेसलर्स का विषय है, इन विषयों पर मुझे लगता है कि लोग बोलने से थोड़ा कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं क्योंकि तुरंत इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाएंगे। कोई व्यक्ति उस पर विचार करे ना करे, लेकिन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर या फिर वो कहीं ना कहीं से अपना मन मस्तिष्क बनाकर और उस पर सामने वाले पर एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है। इसलिए लोग बोलने से डरते हैं, बचते हैं। मैं बहुत बार कहता हूँ कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो विचार मंथन करते हैं और उनके मन में आंदोलित भाव रहता है लेकिन कभी बोलते नहीं हैं। दूसरे वो जो मन में विचार मंथन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसको अपने नियरेस्ट लोगों जो माध्यम होता है उसके माध्यम से वो उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनके मन में मंथन आता है, विचार करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, टीम भी खड़ी करते हैं और उसको एक्ट करना भी शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग जो मंथन विचार करते हैं वो टीम बनाकर लोगों को बताते हैं और उस पर एक्शन लेने वाली दूसरी टीमें रहती हैं। ऐसा जुगलबंदी करके वो काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं विषयों का जो लीगल इंटरप्रिटेशन है, जो कानून की दृष्टि में कोर्ट में देखा जाता है, उस विषय को गहराई से, जितना मैं जानता हूं, जितना मुझे कम नॉलेज है या मैं जो छात्र जीवन में जो मैं समझ पढ़ सकता हूं विद्यार्थी होने के नाते कानून का, मैं वो बताने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये जो विषय है, पहली बात तो ये है कि कुछ वीडियोज़ पब्लिश हो रहे हैं, जो वीडियो ये कहते हैं कि भाई अपने घर की बेटियां हैं, बेटियों के साथ ऐसा हुआ और आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो कैसे करते, आप उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो कैसे करते, फला बेटी के साथ ऐसा होता तो कैसे करते। इस विषय पर हमको विचार ये भी करना चाहिए कि कानूनी दृष्टि से जब हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में जाते समय हम एविडेंस भी लेकर जाते हैं। अब कोई उसमें तर्क ये दे सकता है कि एविडेंस नहीं है, तो भाई एविडेंस नहीं है तो हमारा फार्मूला भारत का ये है कि 100 दोषी छूट जाएं लेकिन किसी एक निर्दोष को जेल नहीं भेज सकते। केवल पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कहता है कि पब्लिक परसेप्शन के आधार पर हम डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन तो जब भी होगा न्यायालय में तो वो साक्ष्य के आधार पर ही होगा। ये तो परफेक्ट है। डिसीजन कभी भी, चाहे प्रशासन डिसीजन ले या फिर उस पर कोर्ट डिसीजन ले, जब तक एविडेंस नहीं होंगे तब तक उस पर डिसीजन नहीं हो सकता। आप कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, कमीशन अच्छी खराब रिपोर्ट दे सकता है, अपना मन बता सकता है, कमीशन कुछ चीज़ें फैक्ट बता सकता है, लेकिन अगर कमीशन भी केवल अपना विचार बता रहा है और उसके पास एविडेंस नहीं है तो फिर एविडेंस की अनुपस्थिति में हमने केस नहीं चला सकते। ये परफेक्ट लाइन है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हजार लोग भी कहें कि ये दोषी हो सकता है तो भी जब तक परफेक्ट एविडेंस नहीं होगा, अनरिट्रीवेबल एविडेंस नहीं होगा, अगर एविडेंस रिब्यूट हो जाता है तो भी हम उसको नहीं मानते हैं, अगर वो डाउट में चला जाता है तो भी हम नहीं मानते हैं। हो सकता है कि अपराध हुआ हो, लेकिन जो न्यायालय का पक्ष है, जो कानून का पक्ष है, वो तो ऐसा ही है।
अब भारत में मोरालिटी तो बची नहीं है। मोरालिटी के आधार पर पहले एलिगेशन लगाया जाता था और उसको लगता था कि मैं गलत हूँ तो तुरंत स्वीकार कर लेता था। आज की तारीख में मोरालिटी पर कोई मुकदमा नहीं होता। आज की तारीख में मोरालिटी पर संसार भी नहीं चल रहा है। आज की तारीख में जो कुछ भी चल रहा है, निर्णय न्याय हो रहा है, वो एविडेंस के आधार पर हो रहा है। बच्चियाँ देश का मान बढ़ाया, मैं मानता हूँ, देश के लिए उन्होंने खेला, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश ने उनको कुछ नहीं दिया। देश ने ये परिस्थितियाँ दी थी, देश ने आपको अवसर दिया था, आपको कोच दिए थे, आपको फैसिलिटी दी थी, आपके ऊपर धन खर्च किया था। तो देश ने ये सब कुछ ये सोचकर खर्च किया कि आप देश का मान बढ़ाएंगे और आपको ये सौभाग्य मिला कि आप देश का रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं। आपने वहाँ पर मेडल लाए, ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल मेडल नहीं है। आपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, वो हमने मतलब देश ने आपके ऊपर खर्च भी बहुत किया था, देश ने आपको विश्वास भी किया था, आपका सिलेक्शन भी किया था। अब देश के लिए आप कुछ कर लाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप देश का अपमान भी करने का अधिकार रखते हैं। जी, बिल्कुल वैसे जैसे कि केजरीवाल जी का एक इशू है, वो ये कहते हैं कि नहीं भाई मनीष सिसोदिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, स्कूल बना दिए, देवता आदमी है साहब। देवता आदमी ने अगर करप्शन किया है तो क्या उस देवता आदमी के करप्शन को ढोया जा सकता है इस आधार पर कि उसने कुछ किया भी? सपोज पहले 20 रुपए का बजट था और आज उस विषय पर 100 रुपए का बजट आ गया, तो जाहिर सी बात है जब 100 रुपए का बजट उस पर आ जाएगा 20 की जगह, तो फिर डेवलपमेंट 5 गुना स्पीड से होना चाहिए। लेकिन आपने 5 गुना बजट बढ़ाया और 3 गुना स्पीड में डेवलपमेंट किया और बाकी के 40% खा गए या 20% खा गए। तो क्या आपको जो आपने पिछली सरकारों से ज़्यादा किया है या करने की कोशिश की है, उसके आधार पर आपको करप्शन करने का अधिकार मिल जाता है? नहीं मिल जाता। आपने कुछ भी किया हो, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं अपने देश के लिए करूँगा, एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं अच्छा ही करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत अच्छा करता आया तो अब मुझे बुरा करने का भी अधिकार है। ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपका सम्मान करता आया तो मुझे आपका अपमान करने का भी अधिकार है। ये बात बिल्कुल कन्फर्म दिमाग में रखनी चाहिए कि मैं अगर सम्मान करता आया हूँ तो मुझे अपमान करने का अधिकार नहीं है। एटलीस्ट आप चुप रहिए। तो देश की बेटियां, संसद का उद्घाटन चल रहा है, संसद के उद्घाटन में तमाम पूरे देश के जितने प्रकार के धर्मगुरु हो सकते हैं वो सभी धर्मगुरु वहाँ उपस्थित हुए, देश का प्रबुद्ध जन वहाँ उपस्थित हुआ। वहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नज़रें थीं, पूरे विश्व की नज़र वहाँ पर थी, पूरे विश्व के पास वो टेलीकास्ट जा रहा था क्योंकि हमने 100 वर्ष बाद वो परिवर्तन किया था। क्या बेटियों को, क्या किसी और को, क्या किसानों को, क्या शाहीन बाग वालियों को, क्या बुर्के वालियों को, उनके कोई इशू हैं भी तो क्या आपने कुछ किया भी तो क्या इस आधार पर संसद का अपमान करने का अधिकार आपको मिल जाता है? क्या आप संसद का अपमान करेंगे? क्या आप संसद के लिए या ये उद्घाटन सत्र को डिस्टर्ब कर देंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई अधिकार दिया गया है। इसलिए संसद भवन के सामने हम महिला महापंचायत लगाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि संसद को हम प्रभावित कर देंगे, उसके उद्घाटन को प्रभावित कर देंगे। एक महान कृत्य विश्व में जो कभी कभी होता है, और भारत में तो हम 1000 वर्ष बाद अपना कोई भवन बनाकर तैयार करके उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं और उसका पूजन पाठन चल रहा है और आप कहते हो कि हम उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो इस आधार पर डिस्टर्बेंस करने का अधिकार तो किसी को नहीं मिल जाता। अगर डिस्टर्बेंस करेंगे आप तो पहली बात तो ये है कि आप पर मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन पुलिस ने भलमनसाई करके आपको वहाँ से हटाया। आप एक दूसरे को पकड़ कर रहे थे, महिला के ऊपर पुरुष चढ़ रहा था। वो कहते हैं कि भाई बहन हैं, लेकिन क्या पुरुष महिला को ऐसे पकड़ने के शूटिंग चल रही थी कि आप पकड़ कर वैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये एक्सेस हो गया। आप वाकई में इंटेंशनली देश के विषय में हित करने वाले नहीं, आप देश का अहित सोचने वाले लोगों में से एक हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है। तो इस आधार पर यह कहा जाए कि हमको किसी को भी ये इंटेंशनली अपमान करने का अधिकार है, तो आपने अगर देश के लिए एक मेडल लेकर आए हैं, उस एक मेडल की कॉस्ट पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्लियामेंट का अपमान करेंगे, उसके उद्घाटन का अपमान करेंगे, देश का अपमान करेंगे। ऐसा अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर FIR दर्ज करवाने के ऑर्डर कर दिए, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट फिर गए थे और आपने कहा था कि वहाँ वो फला
फला फला व्यक्ति को अरेस्ट करने के आदेश दे दीजिए। उसको अरेस्ट करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था बिना एविडेंस के कुछ नहीं हो सकता। एफआईआर तो दर्ज की जा सकती है कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, किसी भी मामले में अगर कोई एलिगेशन लगा है तो इन्वेस्टिगेशन करने के तो कहा जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसको अरेस्ट भी करिए। जब तक प्रमा फेसाई कोई एविडेंस न मिल जाए, भले ही नामजद रिपोर्ट क्यों ना हो, जो लोग कहते हैं ये तो प्रिजम्पशन है, एफआईआर हो गई तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा गलत है। एफआईआर हो गई और कोई एविडेंस नहीं मिला तो उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगाएंगे, उस पर एफआईआर लगाई जाएगी, तो ज़बरदस्ती किसी को गिरफ्तार क्यों करना। अब एफआईआर अगर हो गई है और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती किसी को गिरफ्तार करना चाहिए? आप सोच कर देखिए। इस रिफॉर्म के लिए हम सभी देश भर में परेशान हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गलत तरीके से गिरफ्तारियां पुलिस करती है। हम सब जानते हैं कि जैसे ही एफआईआर होती है वैसे ही पुलिस गिरफ्तारियां करना शुरू कर देती है, और पुलिस गिरफ्तारियां करना जब शुरू करती है तो फिर उस समय वो देखती नहीं है। लेकिन ये चूंकि हाई प्रोफाइल केस है और कोर्ट के सामने जाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस पर एफआईआर हुई है, इसलिए पुलिस भी बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी जब तक उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं आ जाता तब तक नहीं होता। और आपको लगता है कि नहीं पुलिस मैनिपुलेट कर रही है, पुलिस मैनिपुलेट कर सकती है, आपका साथ नहीं देगी पुलिस, आपका वो जो मंतव्य है वो पूरा नहीं होता, तो फिर मुझे लगता है जिन लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनको ये सोचना ही चाहिए कि क्यों ना जो एविडेंस हैं वो हम न्यायालय में रख दें। अगर न्यायालय पर हमको विश्वास है तो वो एविडेंसेस न्यायालय में दे देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, एमएम की अदालत में जाइए, सीजेएम की अदालत में जाइए, या फिर हाई कोर्ट जाइए, आपके पास एविडेंसेस हैं तो वहाँ रखिए जाके, आप उनको बताइए, उस आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और मॉनिटर्ड तो होती है, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एफआईआर की है, करवाई है, इसलिए वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी कोर्ट मॉनिटर्ड ही मानी जाएगी। सही से आदेश में नहीं लिखा होगा कोर्ट मॉनिटर्ड, लेकिन हम सब जानते हैं कि सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि सीजेएम को या एसीजेएम को या सीएमएम को, जिसके पास भी वो एफआईआर दर्ज हुई होगी या गई होगी उसकी कॉपी, उसको मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। तो कोर्ट मॉनिटरिंग हो जाएगी, कोर्ट मॉनिटरिंग हो सकती है, आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट के माध्यम से पुलिस के पास जा सकते हैं और वो अच्छे से ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन आपके पास एविडेंस अगर नहीं है और खाली पीली आप इस बात पर दबाव बनाना चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर ये कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर हमारा न्याय व्यवस्था तो परमिशन नहीं देता। हमारा न्याय व्यवस्था तो ये कहता है कि जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है तब तक हम आपकी बात मानने वाले नहीं, भले ही आपकी बात 100% सही हो। अब भावनात्मक आधार पर, मोरालिटी के आधार पर कुछ लोग डिवाइड एंड रूल बना लेते हैं, एक पार्टी में हो गए, दूसरी पार्टी में हो गए। मैं कहता हूं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिलेगा, सीसीटीवी फुटेज होंगे, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग की होगी, कुछ और हुआ होगा, ये न्यायालय के सामने रखे जा सकते हैं, न्यायालय के सामने आ सकते हैं। अपनी ही स्वयं की जिनको लगता है कि मॉडेस्टी भंग कर दी है, वो मेडिकल रिपोर्टें भी करवा सकते हैं, आज भी करवा सकते हैं। कुछ तो मेडिकल रिपोर्ट लेकर आइए, कुछ तो लेकर आइए, कुछ भी लेकर आइए, एक फोटोग्राफ लेकर आइए, एक चिट्ठी लेकर आइए, एक सीसीटीवी फुटेज, कुछ तो लेकर आइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, और फिर आप कहते हैं, तो दूसरी बात यह है कि पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस गहराई से सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही होगी, अगल बगल वालों से पूछने की कोशिश कर रही होगी, विटनेस बनाने की कोशिश कर रही होगी, एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रही होगी। उसको टाइम लगेगा, क्योंकि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसमें एविडेंस हो ही ना, उसके एविडेंस ढूंढने के लिए भी पुलिस को करना पड़ेगा। दूसरे पहले एसआईटी नियुक्त हो चुके हैं, एसआईटीओं को कुछ मिला नहीं विशेष, इसलिए अब क्या किया जा सकता है? तो फिर मुझे लगता है कि आप जंतर मंतर पर बैठकर ये सब कर लेंगे। आपकी बात सुननी थी, प्रशासन ने सुन ली, आपकी बात जानी थी, पुलिस के पास चली गई, आपकी एफआईआर लिखनी थी, पुलिस को एफआईआर हो गया। अब आप उसको कहें फांसी चढ़ा दीजिए, आप कहें कि सामने वाले को गिरफ्तार जरूर कर लीजिए, मैं कहती हूँ इसलिए कर लीजिए, हमारे पास संख्या बल है इसलिए कर लीजिए, हमारे पास धन बल है इसलिए कर लीजिए, हमने देश का कोई काम किया था इसलिए कर लीजिए। हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो देश का काम नहीं करता? मुझे लगता है कि हम सभी जो काम करते हैं अपना भरण पोषण को छोड़कर सब कुछ देश के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम भरण पोषण करने की जो भी प्रयास करते हैं उससे भी टैक्सेशन देते हैं, उससे भी कुछ धन संग्रह करवाते हैं, उससे कुछ लोगों को रोजगार देते हैं, कुछ लोगों की मदद करते हैं। हम किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से हम देश का कोई ना कोई काम तो करते ही हैं। इसलिए, और हम में से ऐसा कौन होगा जो देश का रिप्रेजेंटेशन करना नहीं चाहता?
हम सब चाहते हैं, आपको ईश्वर ने अवसर दिया था, आपने रिप्रेजेंटेशन किया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इंसल्ट करने का अधिकार है। अब एक तस्वीर वायरल हो रही है कि साहब बस में बच्चियां हंसती हुई जा रही हैं, जो लोग बैठे हैं बच्चे वो हंसते हुए जा रहे हैं, किसी ने वीडियो वायरल कर दी। अब उस पर काउंटर आ गया कि साहब ये मॉर्फ वीडियो है। अब सोचो मॉर्फ वीडियो है तो किसी जितने लोग बैठे हैं सबको हंसता हुआ एक ही तरफ देखकर हंसता हुआ कैसे बनाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? हो सकता है किया गया हो, ये भी तो संभव है कि दो तस्वीरें अलग अलग निकली हों, एक ही बस में एक ही सीट पर बैठे हुए एक तस्वीर अभी निकाली गई हो, एक 5 मिनट बाद निकाली गई हो। ये भी संभव है कि दो तस्वीरें क्लिक फटाफट की गई हों, एक में कोई कोई हंसते हुए आई हो और दूसरे ही क्षण हंसी बंद हो गई हो और कहा गया हो कि नहीं चुप रहिए चुप रहिए चुप, हंसी नहीं, और फिर खींची गई हो, हंसने वाली वो फोटो वायरल हो गई दूसरी वाली। तो ये जो लड़ाई टाइप की जा रही है कि साहब हम हंस नहीं रहे थे, हम तो रो रहे थे बस में बैठे हुए, हम वहाँ से निकले तो हम टाटा बाय बाय करते हुए नहीं निकले थे, ये तो गलत हो गया था। ये क्या करने की कोशिश हो रही है? ये तो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश हो रही है जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ करती हैं। और ये पब्लिक अथॉरिटीज़ जो मतलब जो जो चुनाव लड़ते हैं लोग, जिनको जिनको लोगों को प्रभावित करना होता है, वो लोग करते हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग इसको करते हैं, क्योंकि इनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। आप उनकी फ़ोटो हंसती हुई हो, रोती हुई हो, गाते हुए हो, सोते हुए, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। इसके आधार पर किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता। आप हंस रहे थे, क्या जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं उनका हंसना बंद हो जाता है? जिनके ऊपर गलत हो रहा होता है उनका हंसना बंद हो जाता है? क्या वो नहीं हंस सकते? किसी घर में कैजुअलिटी हो जाती है तो वो नहीं हंस सकते? सब हंस सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हंस रहे थे तो उसका मतलब ये है कि कहीं ये लोग खुश थे। नहीं भाई, हंसना किसी को बैन नहीं है। हाँ, गलत हुआ है, गलत जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एविडेंस है, एविडेंसों का कलेक्शन होना चाहिए, उस एविडेंस के आधार पर उचित सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो सज़ा किसी को नहीं दी जा सकती है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो सकता है। ये कहा जा सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट में ये आपने कैसे कह दिया, आपने एफआईआर लिखवाई, ये गिरफ्तारी भी करवाई, आप बिना एविडेंस के भी गिरफ्तारी करवाइए। जब हम कह रहे हैं हमने देश का मान बढ़ाया, हमने देश के लिए खेला है, आप लोगों को अवसर नहीं मिला देश के लिए खेलने का, मुझे अवसर मिला, मैंने उसको चरितार्थ भी कर दिया। और इससे पहले आपने दो लोगों ने मान बढ़ाया, तो ये जो हज़ारों मेडल भारत में हैं, इन्होंने किसी ने बेचारों ने मान बढ़ाया नहीं होगा। ये तो सब अपने लिए कर रहे होंगे, आप देश के लिए कर रहे हो। ये मुझे लगता है ये आर्गूमेंट उचित नहीं है। ये तरीका ये है कि भाई अगर गलत हुआ है तो एविडेंस होने चाहिए, बिना एविडेंस के गलत को सही नहीं ठहराया जाता, सही को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। ये हमारी कानूनी प्रक्रिया है। कोई भी मैजिस्ट्रेट, कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, मैं बैठा हूँगा सीट पर, आप रो रो के कमरा भर दीजिए, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं होंगे तब तक मैं सज़ा नहीं दे सकता, तब तक मैं उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता, तब तक मैं उसको जेल नहीं भेज सकता। ये हमारे यहाँ का सिस्टम, हमारे यहाँ का क्या, वर्ल्ड वाइड ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अगर एविडेंस नहीं है तो एविडेंस कलेक्ट करिए, लेकिन धरना प्रदर्शन करके आप जंतर मंतर पर परमानेंट, आपने देश को आकर्षित करना था, 1 2 3 दिन का धरना हो गया है, ठीक है, आपको कोर्ट को आकर्षित करना था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आपने डाली, कोर्ट ने आपको कंसिडर किया, हो गया। लेकिन अब आप ये कहें कि नहीं साहब हम धरना देंगे तब तक जब तक फांसी नहीं चढ़ा दोगे अगले आदमी को, तो मुझे नहीं लगता कि कानून व्यवस्था आपके किसी को भी अपने हाथ में लेने की अनुमति हमारा संविधान देता है। लेकिन लेते तो लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। शाहीन बाग हमने देखा है, देखा ही था कि भाई किसी को कोई अधिकार नहीं था, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, फिर भी हो ही रहा था। अब उसके पीछे की फोर्सेस क्या हैं वो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना जो बिल्कुल साफ है वो ये है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड एफआईआर होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, तभी कुछ न्याय हो सकता है। अदरवाइज आपके कहने पर गिरफ्तारी तो हो सकती है, लेकिन सामने वाले की गिरफ्तारी अगर गलत हो गई तो उसका करियर तो ख़त्म हो गया, वो तो चोर साबित हो गया, वो तो सजा याफ्ता साबित हो गया कि भाई जेल में रह के आया। तो गिरफ्तारी होने से पहले कुछ तो एविडेंस होना ही चाहिए, केवल कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। अब सामने वाला भी तमाम तरह के आर्गूमेंट दे रहा है कि साहब हमने जब फेडरेशन में ये इंटरनेशनल कुश्ती करने भेजने से पहले नेशनल कुश्ती में आपको भाग लेना ही पड़ेगा, नीचे सिस्टम से आना ही पड़ेगा, चाहे आप भले इंटरनेशनल खेल रहे हो, तब से ही ये सारा काम शुरू। तो उनके आर्गूमेंट अलग हैं, आपके आर्गूमेंट अलग हैं, सबके आर्गूमेंट अलग अलग हैं। मैं इसमें किसी को भी सही या गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी पार्लियामेंट के उद्घाटन सत्र में उसकी इंसल्ट करने का अधिकार नहीं है। आप मेडल लेकर आए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप देश के लोकतंत्र की इंसल्ट करेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूजा में व्यवधान डालेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके उद्घाटन में व्यवधान डालेंगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर के पैरेलल खड़े हो जाएंगे।
आपको सभी को, मुझे लगता है इन बच्चों को हम सभी को समझाना भी चाहिए कि ऐसे हमारा लोकतंत्र नहीं चलता, न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ की ऐसी नहीं। हाँ, रिफ़ॉर्म की आवश्यकता है, सब कुछ गलत नहीं है, लेकिन सब कुछ अच्छा भी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। रिफ़ॉर्म की आवश्यकता है, 250 साल पुराने सिस्टम को हम ढो रहे हैं, रिफ़ॉर्म लाने का प्रयास हो रहा है, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस बदलने का प्रयास हो रहा है, उस पर नए डॉक्यूमेंट लिखे जा रहे हैं, संशोधन की बजाय नया एक्ट पास करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी जकड़ा हुआ जो सिस्टम होता है, सरकारों के 5 साल आने जाने से कुछ चीज़ें सुधारी तो जा सकती हैं, लेकिन एक साथ बदली नहीं जा सकती, क्योंकि सैकड़ों वर्षों का ये प्रयास, जहाँ 20 पीढ़ी हमारी निकल गई हों इस सिस्टम में, उनको इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता। सिस्टम बदलने का प्रयास हो रहा है। कैसे साइंटिफिक एविडेंसेस हों, कैसे क्या चले, इसके लिए प्रयास करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सामान्य एविडेंस नहीं मिल सकते, हमको वैज्ञानिक एविडेंस चाहिए, तो आप कोर्ट के पास जाकर फॉरेंसिक एविडेंसेस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब फॉरेंसिकली एविडेंसेस मिल सकते हैं, ये कैसे मिल सकते हैं, ये भी आप तय कर सकते हैं। लेकिन ये एलिगेशन जो आप लगा रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको किसी को भी न्याय व्यवस्था से न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन फिर इंसल्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी किसी की नहीं की जा सकती भारत में, ज़बरदस्ती किसी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। हमारे पास नीचे से लेकर ऊपर तक 4 स्टेजेस की, कम से कम 4 स्टेज पर हमारे पास कोर्ट है। नीचे लोअर की कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन के भी अलग अलग तरीके हैं, सब कुछ है हमारे पास। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दी जाए तो आप कहेंगे सीबीआई मोदी जी की। दूसरी बात ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या इन्वेस्टिगेशन के वो राज्य सरकार का है। आप सेंट्रल की विस्टा पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? केंद्र के पास तो इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं होती, और केंद्र के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर सीबीआई से है। अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिख दिया जाए तो भी समस्या आ जाएगी, तो मोदी सरकार की सीबीआई, ईडी, सीबीआई बहुत कुछ गड़बड़ कर रही है, ऐसे सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सीधा एक फार्मूला, जो आप एविडेंस ढूंढने का प्रयास करिए, जो पुलिस कर सकती है वो आप करिए और कोर्ट में लाकर दीजिए। निश्चित रूप से सजा होगी अगर एविडेंसेस मिल जाते हैं, कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी पार्टी का वो व्यक्ति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर खुद हो, चाहे राष्ट्रपति खुद हो, चाहे आप स्वयं हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। अगर एविडेंस आपके पास हैं तो कोई माई का लाल उसको बचा नहीं सकता, और एविडेंस आपके पास नहीं है तो कोई माई का लाल किसी व्यक्ति को जेल भेज नहीं सकता, केवल इस आधार पर कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे पास संख्या है, हम बेटियां हैं, हमने कुछ किया है, हमने देश के लिए किया है, हमने इसके लिए किया, हमने उसके लिए किया। ये आपने जो किया है ना, वो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप इंसल्ट मत करिए। ऐसा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन उन सभी लोगों से है जो इस बात को सपोर्ट करते हैं। समझाइए उनको कि नहीं, कानून अपने तरह से चलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।